नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बड़ी खबर के साथ हम हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। एलएसी विवाद पर बड़ी खबर है। ये दौलत बेग ओल्डी इलाके में पेट्रोलिंग को ब्लॉक कर रहा है चीन। इस खबर की गंभीरता को देखते हुए आज हल्ला बोल की शुरुआत इसी खबर के साथ, क्योंकि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13, याद रखिए पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है गलवान घाटी के पास, जहां पर पहले विवाद हुआ था। लेकिन अब दौलत बेग ओल्डी में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 के बीच भारत की पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है चीन। इसी खबर पर जल्दी से चलते हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। भारत की पेट्रोलिंग को चीन रोक रहा है, क्या खबर है मंजीत? किस तरह से देखें इसे? क्या चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है? चाहे वो 6 जून की बातचीत हो, उसके बाद 15 जून की वो रात की खूनी झड़प हो, उसके बाद 22 को भी तस्वीरें आई कि वो अपना बिल्डअप बढ़ा रहा है। ये खबर क्या बताती है मंजीत? अंजना, चीन हमेशा एक दोहरी रणनीति के तहत काम करता है। एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ उसका जो सैन्य जमावड़ा है वो अलग अलग इलाकों में बढ़ाता रहा है। गलवान नाले की भी सैटेलाइट इमेज जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से 5 मई और 6 मई से पहले चीन ने यहाँ तक कि गलवान नदी का जो प्रवाह था उसको भी रोककर अपने बड़े बड़े आर्टिलरी जो वाहन है वो आगे बढ़ाए और सैन्य जमावड़ा किया। इस बीच जब मोल्डो में बातचीत चल रही तो चीन दूसरी तरफ जो दौलत बेग ओल्डी का इलाका है, जो वहां पर चीन की साजिश सामने आ रही है, जहां पर चीन की सेना काराकोरम हाईवे पर बढ़त बनाने की कोशिश में है। और इसी कोशिश के तहत 10 से 13 के बीच जो पेट्रोलिंग पॉइंट है वहां पर उसकी गतिविधि पिछले एक हफ्ते में बढ़ी है। तो ये एक सोची समझी रणनीति अंजना चीन की तरफ से रहती है। एक तरफ बातचीत की बात करो और दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों में अपनी सेना का जो मूवमेंट है, जो जमावड़ा है, उसको बढ़ाओ। ये संकेत क्या है? क्योंकि एक तरफ सैन्य स्तर पर बातचीत हुई, हमने बीते दिन भी देखा था, खबर आई, लगभग 11 घंटे बातचीत चली थी मंजीत, जिसके बाद भारत ने साफ कर दिया था कि हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नई पॉलिसी है, हिंसा का जवाब गोली से दिया जाएगा। जितने भी कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का कार्य है वो हिंदुस्तान अपने हिस्से में करता रहेगा। गलवान घाटी को लेकर फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर हर जगह पर हिंदुस्तान ने अपना रुख साफ किया था कि आप यहां पर अपनी गतिविधियों को नहीं बढ़ा सकते हैं। बावजूद इसके ऐसे कदम, यानी एक बार फिर से दोहरा चरित्र चीन का सामने आ रहा है। लेकिन सवाल यह है मंजीत कि अब अगला कदम हिंदुस्तान की तरफ से क्या होगा? क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, चीन की जो कोशिश है वो उनकी जानकारी इसलिए मिल पा रही है कि भारत ने तमाम अगर पूरे लद्दाख की बात करें, पेंगोंग त्सो लेक से लेकर गलवान नाला इलाके से लेकर अब दौलत बेग ओल्डी तक की बात करें, तो सेना ने अपना जमावड़ा पिछले एक महीने में काफ़ी बढ़ाया है। और इसीलिए चीन की हर गतिविधि लगातार पकड़ी जा रही है, क्योंकि चीन बातचीत की बात कर रहा है लेकिन अलग अलग इलाकों में अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा रहा है। और वो हर कोशिश कर रहा है कि जो भी सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण इलाके हैं, चाहे इस वक्त हम दौलत बेग ओल्डी की बात कर रहे हैं जहाँ से सीधा काराकोरम हाईवे जो कि चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है वो जुड़ता है, तो उसकी कोशिश है कि वहाँ पर एक तरह से सैन्य दबाव, सामरिक दबाव भारत पर बनाए। गलवान नाला इस वक्त पूरी तरह से दोनों तरफ से सैन्य तनातनी वहां पर है। इसके अलावा पेंगोंग में भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तो और तीसरी बात, चीन बातचीत, इस बीच में जो बातचीत की बात कर रहा है, चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत को बातचीत की पहल करनी चाहिए। लेकिन ये एक साफ तौर पर पहले दिन से ही चीन की कोशिश रही है कि दोहरी रणनीति की तरफ तहत वो काम कर रहा है। एक तरफ बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ सैन्य जमावड़ा लगातार अलग अलग इलाकों में बढ़ाता रहता है। लेकिन साथ ही भारतीय सेना लगातार चीन की हर हरकत को इसीलिए सामने आ रही है कि क्योंकि सेना की भी तैनाती उसी मुकाबले में, चीन के मुकाबले में है। मंजीत, एक आखिरी सवाल जल्दी से, क्या हम माने कि चीन की ये सारी हलचल जो है वो उसी के इलाके में है? क्या यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उसी का जो हिस्सा है उसी में वो अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है? चाहे वो इससे पहले की तस्वीर आई हो गलवान घाटी में भी लेकर, जहां पर हमने देखा कि 5 को जो तस्वीर थी, उसके बाद जो सैटेलाइट 16 को आई, उसके बाद जो सैटेलाइट तस्वीर 22 जून की है जिसमें दीवार, कुछ बंकर की भी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। क्या हम माने कि ये सब हलचल चीन अपने हिस्से में ही कर रहा है लेकिन बिल्डअप करते चला जा रहा है?
अंजना, अभी तक बात यही है कि चीन का जो बिल्डअप है वो हमारे इलाके के अंदर नहीं है, लेकिन लाइन में एक्चुअल कंट्रोल पर है। इसको ऐसे समझना होगा कि हमारे घर के बाहर अगर कोई रास्ता ब्लॉक कर देता है तो ये स्थिति जरूर है कि चीन लगातार अगर अपने बिल्डअप को आगे बढ़ाता रहेगा तो हमारा जो पेट्रोलिंग की जो मूवमेंट होती है वो आने वाले दिनों में रुकेगी। लेकिन अभी तक जो आज भी हमारे पास सेटेलाइट तस्वीरें सरकार के सूत्रों से मिली हैं उसमें साफ तौर पर 4 मई से लेकर अब तक की जो स्थिति, खासतौर के गलवान नाला के अलग इलाकों में चीन की मूवमेंट की, चीन के सैन्य जमावड़े की जो तस्वीरें, जो सैटेलाइट इमेज आई हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन ने बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है। अभी तक चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो हमारे इलाके, हमारी जो पोस्ट है वहां पर कहीं पर भी हम ये नहीं कह सकते कि चीन का कब्जा हुआ है, लेकिन ये जरूर मानना होगा अंजना कि हमारी पोस्ट के अगर बाहर सामने अगर चीन कोई बड़ा कैंप लगा देता है तो एक तरह से हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसको ऐसा समझाया जाए कि हमारे घर के बाहर अगर कोई सामने कब्जा कर लेता है तो ये स्थिति जरूर आगे बनेगी। लेकिन फिलहाल इसको भारतीय सेना की मुस्तैदी जरूर माना जाएगा कि पूरे लद्दाख इलाके में अलग अलग, चाहे हम पेंगोंग त्सो लेक की बात करें, गलवान नाला इलाके की बात करें, दौलत बेग ओल्डी की बात करें, जो जहां पर भी ताजा पिछले एक हफ्ते के दौरान चीन का मूवमेंट बढ़ा है, ये हमारी सेना की मुस्तैदी की वजह से चीन की लगातार जो चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जा रहा है और उसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। धन्यवाद आपका मंजीत नेगी, हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। तस्वीर पूरी जो इस वक्त की है वो यही है कि चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा है। लगातार इस इलाके में दौलत बेग ओल्डी आपने देखा जिसकी वो जानकारी दे रहे थे, यहां पर भी उसकी सक्रियता इन इलाकों में बढ़ी है, इस हद तक बढ़ी है कि हमारी पेट्रोलिंग को भी किसी न किसी तरीके से ब्लॉक करने की फिराक में चीन लगा हुआ है। लेकिन इससे पहले आज दिन भर की सियासी गतिविधियों को अगर हम देखें तो चीन पर चल रही सियासी लड़ाई अब सियाचिन पर भी आ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि 2006 में यूपीए सरकार सियाचिन को, जिसको हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है हिंदुस्तान का, उस सियाचिन को पाकिस्तान को सौंपना चाहती थी। इसके लिए पूरा प्लान बनाया गया था। बीजेपी के आरोप के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। अब सवाल यह है कि सियाचिन पर कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। पहले सुन लीजिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं आज हिंदुस्तान से सवाल पूछ रहा हूं, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, यह सवाल नड्डा जी की तरफ से आज पूरा हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की ओर से आज समस्त हिंदुस्तान मां बेटे से, बिकॉज दे आर डायनास्ट्स, और इन्हीं मां बेटे ने भ्रम की राजनीति, भ्रमजान फैलाया है। मां बेटे ये जवाब दे कि आपके परिवार ने, क्योंकि जितने भी मुख्यतः ये ट्रीटी साइन हुई है आपके परिवार या आपके परिवार के नीचे जिन लोगों ने काम किया है उनके द्वारा किया गया है, नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक। आप बताइए ये 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप जानते हैं 78,000 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हिंदुस्तान के 2 राज्य मिला देंगे तो उनके बराबर ये जमीन होती है। दो हरियाणा मिला देंगे तो उस प्रकार का एक जमीन होता है। उतना आपने हिंदुस्तान को छोड़ दिया आपने। क्यों दिया 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन आपने? जहां तक चीन का संबंध है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर प्लस 5180 स्क्वायर किलोमीटर, ये अप्रॉक्सीमेटली 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन बनती है। ये आपके समय में कंसीड किया गया था। ये आपके समय में आपकी नेताओं ने, हमारी मिलिट्री तो कष्ट होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीएलए ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मैकमोहन लाइन के 10-12 किलोमीटर अंदर, और यह गंभीर बात है, एक भारतीय सेना का बेस है, माजा करके जगह है, उस बेस के ऊपर भी कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं कि भारतीय सेना पीछे हटकर उन्होंने डीपर इनटू इंडियन टेरिटरी एक नया बेस स्थापित किया है जिसका नाम नया माजा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, इस वक्त चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनाथे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ रही हैं। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे और जनरल जे सिंह, खास मेहमान, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कल लेफ्टिनेंट जनरल आपके पास आना चाहती हूं मैं। हमारे साथ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जे सिंह जुड़ रहे हैं। जे सिंह साहब, इस पूरी जानकारी पर 2006 सियाचिन, इन सब पर जो बीजेपी का दावा है उस पर आपकी जानकारी, आप जो कहते हैं महत्वपूर्ण होगा, आप क्या बताएंगे? आपकी नजरों से या जानकारी से क्या गुजरा था इस मुद्दे पर? जनरल साहब। अंजना, आप सियाचिन के बारे में डिटेल चेक कर रहे हैं क्योंकि आपकी ऑडियो कट गई थी। जी,
मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रही हूं सर, सियाचिन पर कौन सच्चा कौन झूठा, इस दावे पर हम बहस कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पिछली कुछ जानकारी के बुनियाद पर यह दावा किया है कि यूपीए की सरकार सियाचिन सौंपने को तैयार थी। क्या इस दावे में दम है जनरल साहब? हाँ अंजना, सबसे पहली बात तो ये है, जो सियाचिन है वो इंडिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि वो जम्मू और कश्मीर का जो राजा था उसके स्टेट में सियाचिन शामिल था, और वो गिलगित बाल्टिस्तान भी उसमें शामिल था। तो इसलिए हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सियाचिन हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, पहली बात। सेकेंडली, जब ये हमने ऑक्यूपाई किया, हमें पता था कि पाकिस्तान की कोई नापाक चाल है, वो इधर घुसना चाहते हैं, तो उनसे पहले हमने बहुत अच्छा ऑपरेशन मेघदूत करके ये सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जो उसके पश्चिम तरफ में साल्तोरो की एक माउंटेन की श्रृंखला है, एक रेंज है, उस पे इम्पोर्टेंट पासेस जैसे सियाला, बिलाफोंडा, इन सबको हमने काबू में ले लिया और पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। अब पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की फौज से पूछ रही है, आप क्यों सो रहे थे? हिंदुस्तान ने तो पूरा सियाचिन का पूरा ग्लेशियर अपने कब्जे में ले लिया। तो इसलिए मैं बतलाना चाहता हूं कि ये एक प्रेस्टीज इशू हो गया है। पाकिस्तान की फौज जो है किस मुंह से अपने लोगों को बताएगी कि वो सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक भी नहीं है। उनके बीच में और सियाचिन ग्लेशियर के बीच में एक बहुत बड़ी पहाड़ी की एक श्रृंखला है, एक रेंज है, जिसको साल्तोरो रेंज बोलते हैं। तो इसलिए कहने का ये मतलब है कि पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और वो चाह रहे हैं कि इंडिया यहाँ से हट जाए। इंडिया के जो प्लानर थे यूपीए 1 के, और ये 89 से चल रहा है कि भाई हम इसको यहाँ पर अगर जोन ऑफ पीस कर दें तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो 89 में एक प्रपोजल बना था। ये बहुत अच्छी बात है कि वो प्रपोजल कामयाब नहीं हुआ या आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन हिंदुस्तान फौज, इंडियन आर्मी ने हमेशा ये स्टैंड अख्तियार किया है कि पाकिस्तान की फौज जहां है वो नीचे वाली पोजीशंस पे है, हम ऊपर वाली पोजीशन में बैठे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं उनके ऊपर। जब तक वो कबूल नहीं करते नक्शे के ऊपर और इन राइटिंग डेफिनेशन के मुताबिक और फोटोग्राफिक एविडेंस के साथ, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते, ऑथेंटिकेट नहीं करते कि इंडिया की पोजीशनें यहाँ हैं, हमारी पोजीशनें यहाँ हैं, और फिर उसके बाद इन फेजेस हम डी एस्केलेशन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम उधर गलवान वैली में भी करने वाले हैं, वो भी फेजेस में होगा। लेकिन मैंने कहा सबसे पहले आप अपनी पोजीशंस को ऑथेंटिकेट करिए नक्शे पे और जमीन के ऊपर। तो ये स्टैंड जो था मैंने भी लिया और बड़े गर्व से कह सकता हूँ मैंने देश के लिए खून बहाया है और मैं जानता हूँ कि सियाचिन कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चाहे वो बहुत ऊंची पहाड़ियाँ, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। उसके साथ साथ अगर हम वहाँ से निकल जाएं, क्या गारंटी है कि पाकिस्तान धोखा नहीं देगा और उन पहाड़ियों पे चढ़ जाएगा? फिर उधर से हम उनको हटाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और बहुत ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ मेरे लिए वो और आपके लिए वो जरूरी है कि कोई हिंदुस्तानी शहीद ना हो। जो हमारे खिलाफ काम करेगा वो शहीद, वो उसको हम मार देंगे। वो अपने देश के लिए शहीद हो जाए, हमने नहीं उसको आने देना। तो ये चीज थी जो हमारी प्रिंसिपल थी, उसको बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ जो टॉक हो रहा था 2006 में, वो टॉक भी स्कटल हो गए, क्योंकि हमने इस चीज के ऊपर इंसिस्ट किया कि पहले पाकिस्तान ऑथेंटिकेट करे अपनी जो ग्राउंड पे पोजीशन है और मैप में भी मार्क करके साइन करने के बाद फिर हम गवर्नमेंट को हमने सलाह दी कि उसके बाद इन फेजेस हम कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप कभी ना करना, ये हमारी उनको सलाह थी। जी, आपने लगभग साफ कर दिया है कि आपका क्या स्टैंड था। तो जितनी भी बातें आपने बताई उसको जरा निचोड़ कर अगर मैं 2-3 लाइन में समझाऊं तो क्या आपने यही कहा है जनरल जे जे सिंह कि 2006 में
तत्कालीन सरकार सियाचिन को लेकर समझौते की मूड में आ गई थी, लेकिन आपने और उस वक्त के एनएसए एमके नारायणन साहब ने, आपने जो कि आर्मी के चीफ जनरल थे उस वक्त, आपने इस 2006 के डील को अपोज किया, जिसकी वजह से यूपीए सरकार सियाचिन को लेकर पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते नहीं नजर आई। यही कहा है आपने? अंजना, यू आर राइट। मैंने यही कहा और मैं इस पे अटल हूं कि ये जो हम अगर ना करते तो गवर्नमेंट शायद आगे कदम लेती, जैसे कि श्याम शरण ने कहा है और संजय बारू ने कहा है। ये दोनों जो हैं इन्होंने गलत कहा है और ये कोई विशेषज्ञ नहीं है, ये इनको पता भी नहीं है कि सियाचिन में 2 दिन गुजारने हैं तो कैसे गुजारेंगे। ये लोग दिल्ली में बैठ के अपनी कर रहे हैं राजनीति। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, ये जो भी है, अगर फौज ने और मैंने उस समय ये दृढ़ निश्चय ना किया होता कि हम कभी नहीं अपनी जगह से हटेंगे, तो ये सियाचिन अभी तक हमारे हाथ में ना होता और हमारा ये प्रिंसिपल अभी तक भी बिल्कुल सुदृढ़ तरीके से चल रहा है और हम पाकिस्तान से पहले कहेंगे आप एक्सेप्ट करें कि जहां पे आप हैं, ताकि बाद में आप कोई धोखेबाजी ना करें। जी, श्याम शरण जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने जो किताब लिखी, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि इस किताब को लॉन्च करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही गए थे। उस किताब में वो 1989, 1992, 2006 तीनों वर्षों का जिक्र करते हैं सियाचिन को लेकर। क्यों कमजोर पड़ रही थी कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार सियाचिन के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ? आपका क्या आकलन है? मेरा यही ख्याल है कि उनके ऊपर कोई दबाव होगा, शायद अमेरिका का होगा, शायद कहीं और का होगा, लेकिन जहां तक देश का हित है, इंडियन आर्मी ने देश का हित सबसे ऊपर रखा और हमने कहा राजनीति में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप करोगे तो महंगा पड़ेगा और आप पॉलिटिकली इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे जो रिएक्शन होगा। इसलिए क्योंकि ये धोखा दे देंगे, फिर आप हमको बोलोगे इसको फिर से कब्जा कर लो, हम वो नहीं करेंगे क्योंकि बेफजूल हमारे सोल्जर्स की लाइफ जाएंगी। इसलिए हमने कहा हम जहाँ बैठे हैं सही बैठे हैं, हमने एडजस्ट कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इतनी फौज जो है हमें नीचे भी रखनी पड़ेगी हाई ऑल्टीट्यूड में, अगर हमने इसकी रक्षा करनी है इस एरिया की। यही मेरा हमने जी अपनी बात पूरी करें सर। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमने ये फैसला, फौज का फैसला है और मैं एक सेनापति के नाते बिल्कुल कभी भी मंजूर और कबूल नहीं करूंगा कि हम जो चीज करें वो देश के हित में ना हो। तो इसलिए हमने कहा पाकिस्तान को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब तक पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो उनको फेस सेविंग के लिए, मुंह छुपाने के लिए उनको कुछ तरीका चाहिए। जनरल सिंह, सियाचिन हाईएस्ट बैटलफील्ड, उसका क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे इलाके में जो हमें कई मायनों में एडवांटेज देता है हाइट की वजह से, बावजूद इसके इस तरह की डील के लिए सरकार तैयार हो गई थी? पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप समझाएं तो जरा हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा कि इस सियाचिन बैटलफील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है इस पूरे इलाके में। दौलत बेग ओल्डी से ऊपर ये जो सियाचिन है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है, इस पूरे इलाके में जबरदस्त सिग्निफिकेंस है, हमें एडवांटेज मिलता है हाइट का। अंजना, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके पूर्व में है काराकोरम का रेंज, नॉर्थ में भी काराकोरम का रेंज है और उसके पार में शख्सगाम की एक घाटी है, वैली, जिसको पाकिस्तान ने नाजायज तरीके से 1963 में चाइना को दे दी। अगर हम यहाँ से निकल जाएं और पाकिस्तान इस चीज को, इस एरिया को कब्जे में ले ले, तो पाकिस्तान की सीमा चीन की सीमा के साथ जुड़ जाएगी शख्सगाम वैली में अप टू काराकोरम पास। तो ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, स्ट्रेटेजिक तरीके से भी रखता है। और लोग कहते हैं जिनको पता नहीं ये इलाके में हम कैसे रह रहे हैं, हमारे फौजी अभी बहुत एक्लिमेटाइज हो गए हैं और बहुत ट्रेंड हो गए हैं, हमारे कैजुअलिटी रेट भी बहुत कम हो गए हैं। तो आप समझिए अगर वहां से हम निकलते हैं तो थोड़ा नीचे आके 10-12 हज़ार की ऑल्टीट्यूड में तो रहेंगे, वहां पे भी खर्चा होगा। तो खर्चे की जब बात करते हैं, मैंने कहा अपने देश के लिए ये बहुत अहमियत रखता है ये जगह सियाचिन, इसलिए। और चीन को और पाकिस्तान को एक जोड़ने में बीच में एक बफर बन जाता है।
तो इसलिए हम बिल्कुल हरगिज नहीं यहाँ से निकलेंगे जब तक कि हमको यकीन है कि पाकिस्तान मंजूर कर रहा है और मान रहा है दुनिया के सामने कि हम, और अभी आज के दिन सैटेलाइट की इमेजरी बहुत अच्छी है, अगर वो धोखा देंगे तो हम फिर उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे और उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि पाकिस्तान ही नष्ट हो जाए। जी, दो आखिरी सवाल सर आपसे, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। बीजेपी लगातार, मुझे पता है कि आप इसके पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि सेना एक डिसिप्लिन्ड आर्मी है भारतीय सेना, लेकिन बीजेपी का लगातार आरोप है कि चीन को लेकर सॉफ्ट रहा है गांधी परिवार। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, जैसा आपने कहा सियाचिन देने का अर्थ ये होता कि पाकिस्तान और चीन की सीमा वहां पर जुड़ जाती? अंजना, ऐसे है, चीन और हिंदुस्तान दोनों एशिया के बहुत बड़े देश हैं और दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं इस 21वीं सदी में। अच्छा तो यही रहेगा कि हमारे रिश्ते अच्छे रहें, कोऑपरेटिव रहें, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट रहे, लेकिन अगर देश का हित होता है, देश की सरहद के ऊपर अगर चुनौती आती है तो हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी एक सक्षम है हर हालत में पाकिस्तान को भी संभालने के लिए और चीन को भी संभालने के लिए, और यहाँ पर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर तो हमारा प्रॉब्लम जो है, चाहे वो इधर का है गलवान वैली का या पंगोंग त्सो लेक का या ईस्ट में नकुला का पास है, जहाँ भी हो, अगर वार्तालाप से हम उसको हल कर सकते हैं तो वो ठीक रहेगा। नहीं तो अगर कोई हमारे देश में घुसपैठी करने की कोशिश करेगा, घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो उनके दाम खट्टे करेंगे या उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि फिर ना करें। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे। आपने खुद बताया, चाहे वो गलवान घाटी हो, पैंगोंग त्सो झील हो, हॉट स्प्रिंग्स हो, नाथुला पास हो सिक्किम के पास, इन तमाम जगहों पर चीन अभी भी अपने अग्रेसिव स्टैंड से पीछे नहीं हट रहा है। वजह यह है, सैटेलाइट मैप के जरिए पता चल रहा है, 6 जून को बातचीत हुई थी कॉर्प्स कमांडर लेवल पर, उसके बाद भी 15 जून की रात को यह खूनी झड़प हुई। 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं सर, जिसमें दिख रहा है कि बावजूद इस पूरे मामले के इस स्तर पर पहुंचने के, वो अभी भी अपने बिल्डअप को कायम रख रहा है। आज अभी खबर आई कि दौलत बेग गोल्डी में भी वो ऐसी जगहों पर आगे अग्रेशन दिखा रहे हैं जिसकी वजह से पेट्रोलिंग में भी परेशानी आ सकती है। क्या भारत को ऐसे वक्त पर अग्रेसिव, आक्रामक तरीके से ही आगे बढ़ना होगा? इस मौजूदा परिस्थिति पर आपका एज फॉर्मर कमांडर चीफ क्या आपका स्टैंड रहेगा, क्या आपकी सोच रहेगी? हाँ अंजना, आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे कहीं भी हो सरहद पर हिंदुस्तानी फौज सतर्क है और सीमा की रक्षा करेगी बेहतरीन तरीके से, और जैसे पूरे देश को गर्व होगा। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ले लीजिए पूरी बॉर्डर को, उसमें इंडियन आर्मी हर जगह पर अलर्ट में है और तैयारी में है, लेकिन एग्रेसिव एक्शन जो आप बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब वार्तालाप हो रहा है उसमें एग्रीमेंट ये है, पहली एग्रीमेंट कि नीदर साइड विल यूज फोर्स, दोनों पक्ष फोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोग जो हैं, एक पुरानी सभ्यता है, हम उसको मान के चलेंगे, लेकिन अगर उसका उल्लंघन होता है तो फिर हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार हैं, और वो ही रहेगा हमारा प्रिंसिपल। और चाइना को भी मैसेज मिल गया है, चाइना ने सोचा कि हम शायद कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उनको मैसेज क्लियरली मिल गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे साथ जनरल जे सिंह जुड़े हुए थे, जिन्होंने सियाचिन पर बहुत बड़ी बातें कही हैं। हम चर्चा सियाचिन से ही शुरू करेंगे और इसीलिए सबसे पहले आपके पास आते हुए सुप्रिया जी, उसके बाद में रूडी साहब आपके पास आऊंगी, फिर आशुतोष जी। आपने जनरल जे सिंह को सुना, ए पॉलिटिकल बात उन्होंने की, कांग्रेस पार्टी पर या गांधी परिवार पर कोई हमला नहीं, लेकिन 2006 की उस बातचीत का उन्होंने खुलकर जिक्र किया, जहां पर उन्होंने बताया कि एनएसए और उन्होंने अपोज किया था, वरना सियाचिन को लेकर समर्पण के मूड में थी पाकिस्तान के सामने यूपीए सरकार। सुप्रिया जी, आपका जवाब। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैंने बड़े ध्यान से जनरल जे सिंह की बात को सुना। उन्होंने आर्मी को लीड किया है, उन्होंने
शिरोमणि अकाली दल से चुनाव भी लड़ा है, उसका भी जिक्र करना चाहिए था। लेकिन खैर, रिटायर्ड जनरल है, आर्मी के ऑफिसर है, उनका पूरा सम्मान है। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा और वो भी देश को बताने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रपोजल बना था डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन का, ये 1989 में बना था। और उसके पहले मैं आपके दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि 1984 में इंदिरा जी और राजीव जी की रेजीम में ऑपरेशन मेघदूत के चलते हमने अपनी सॉवरेनिटी दुनिया के हाईएस्ट ग्लेशियर सियाचिन पर जमाई थी। जो फख्र की बात है कि आज तक हमारा आधिपत्य और हमारी सॉवरेनिटी उस ग्लेशियर पर बनी हुई है और इसमें कांग्रेस की सरकारें रही हैं। ये राजीव जी और इंदिरा जी की लीडरशिप के अंतर्गत हमने सॉवरेनिटी जमाई थी, इतने बड़ा अपना आधिपत्य जमाया था। और सियाचिन क्योंकि काराकोरम ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, ये बहुत बड़ी जीत थी अपने हाथ में और उस पर हमारा आधिपत्य बना है। 1989 का ये जो प्रपोजल था, इसको 2006 का जो उन्होंने उल्लेख किया, उसमें कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जिसके कि 4 और 5 प्रमुख मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हिस्सा होते हैं, उन्होंने ये प्रपोजल खारिज कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया, और मैं लिखित में बता रही हूँ, टू नॉट नेगोशिएट विद पाकिस्तान ऑन सेटलमेंट ऑफ द ग्लेशियर। ये प्रपोजल था, प्रपोजल पर काफी वर्षों तक चर्चा हुई। अगर ऐसा ही था, अगर चर्चा ही गलत है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 98 से 2004 तक, उन्होंने इस प्रपोजल को क्यों नहीं खारिज कर दिया था? क्योंकि यह प्रपोजल था। एनएसए और आर्मी से हमेशा राय ली जाती है, इस सरकार को भी लेनी चाहिए। लेते तो हम इस मुकाम पर नहीं आते। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले 2 ही बातें कहूंगी। मैं संबित पात्रा, क्योंकि शो पर है नहीं, उनको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन उनके जैसे लोगों की बात पर मैं यकीन नहीं करती हूँ। उनका ट्रैक रिकॉर्ड झूठ और नफरत से भरा रहा है परिवार के खिलाफ। और मैं एक और बात ये कहूंगी कि आज जब देश चीन से लड़ाई लड़ रहा है, आज जब दुश्मन चीन बड़ा खड़ा है और हम सियाचिन की बात कर रहे हैं, दिस इज अ ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, दिस इज अ ब्लैक डे एज फार एज द फोर्सेज आर कंसर्न, दिस इज अ ब्लैक डे एज फार एज द रूलिंग पार्टी इज कंसर्न। जब तक उनको जवाब देने चाहिए चीन पर, बात कर रहे हैं सियाचिन की, जिसका आधिपत्य भी कांग्रेस की सरकार ने दिलाया था। और ये प्रपोजल फाइनली उन्होंने ही खारिज किया था कि हम कोई बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली एनएसए और आर्मी से राय ली जाती है। तो 2006 की उस डील से आप इनकार नहीं कर रही हैं? 2006 की उस डील से आप इनकार नहीं कर रही हैं? मैं आपको इनकार नहीं कर रही हूँ। मैं आपको 1989 और 1984 की याद दिला रही हूँ कि कैसे सियाचिन हमारे आधिपत्य में आया। लेकिन आप 2006 प्रपोजल खारिज किया, वो भी जे.जे. सिंह साहब ने बताया था, वो भी जे.जे. सिंह साहब ने बताया था, वो भी जे.जे. सिंह साहब ने जिक्र किया, उन्होंने पूरी जानकारी दी, वो भी हमने सुनाया। लेकिन 2006 की भी उस डील से आप इनकार नहीं कर रही हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी, अभी जो परिस्थिति चीन में है, सियाचिन को लाकर उसमें कौन सा रंग घोलना चाह रहे हैं आप? परिस्थिति तो आज की है जिस पर नजर होनी चाहिए, लेकिन सियाचिन की इस बात को लाकर सिर्फ आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। मतलब आप भी इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बनाना चाहते हैं। जो कल तक कहते थे रोज बैठकर कि नहीं नहीं इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मत बनाइए, सेना वहां पर लड़ रही है, आप बना रहे हैं इसको। ये आरोप अब आप पर लगेगा मिस्टर रूडी। नहीं, मुझे अंजना जी, मैं तो कोई विशेषज्ञ ना चीन पर विशेषज्ञ हूँ, ना डिफेंस एक्सपर्ट हूँ, ना मैंने कोई लड़ाई लड़ी है। और मैं तो थोड़ा इसलिए परेशान हो जाता हूं अंजना जी कि जो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो टीवी पर इतना लड़ रहे हैं कि बस देश के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम तो इतना ही जानते हैं जो सरकार बताती है, और मेरा कोई एजेंडा नहीं है क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी को शो डाउन करे। ये एक लेगेसी है, और ये अच्छा लेगेसी हो या बुरा लेगेसी हो, 50 वर्षों का लेगेसी जो चीन का आज हम सामना कर रहे हैं। और ये जिसकी भी सरकार रही है, पहली पुरानी सरकार उन्होंने सामना किया, अच्छा किया बुरा किया है, बहुत सारा इतिहास है। अब कई बार प्रॉब्लम देखिए, मैं सिर्फ बड़ी ईमानदारी से इतना ही कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम ये शुरू होता है जब आप कहते हैं कि एक तरफ जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब 1 इंच जमीन नहीं लिया गया, साहब कोई पोस्ट नहीं कब्जा हुआ, और फिर आपके बड़े से बड़े नेता के कहते हैं कि मेरे सिपाहियों को तुमने निहत्था भेज दिया, भारत की सरकार ने निहत्था भेज। तब ये प्रॉब्लम होता है जब कहते हैं कि ज़मीन पर कब्जा हो गया है, हमें तो कोई सूचना नहीं है। आप ये टेलीविज़न पर कुछ बोलिएगा तो हम सुन लेंगे, या तो फिर भारत सरकार कुछ बोलेगी, उस बात को लेके हम आपके साथ रहेंगे। ये कांग्रेस के मित्रों को इसलिए जवाब सुनना पड़ रहा है कि ये लोग प्रहार करना चाहते हैं बीजेपी पर कि साहब ये सब आपने गड़बड़ कर दिया है।
तो फिर वैसे स्थिति में हम एक सवाल ये उठ जाता है कि भाई 35,000 स्क्वायर किलोमीटर 1950 से 1960 में किसने दे दिया, पीओके में जमीन का। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? मैं तो जिस दिन मेरा ये आग्रह है कांग्रेस से, जिस दिन प्रधानमंत्री का बयान आ गया उसी दिन ये मामला समाप्त हो जाना चाहिए था और बार बार टिप्पणी, काउंटर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मेरा एक बड़ा मेरे फौज में बहुत सारे संपर्क है। मैं खुद फौज में नहीं रहा, मेरे आधा से ज्यादा खानदान फौज में है और सब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं। मेरा तो ये आग्रह है कि हम फौजियों से विश्लेषण ले लें और उसके बारे में पृष्ठभूमि ले लें। लेकिन आजकल हमारे जो सबसे सम्मानित फौजी है, मैं जे सिंह साहब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो सब ऐसे अपने सब जो फौज को कैसे लड़ाई लड़ना चाहिए, हमें स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, चीन के बारे में नहीं सुनते हैं, अमेरिका के बारे में नहीं सुनते, पाकिस्तान की भी स्ट्रैटेजी नहीं सुनते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन भारत का सब स्ट्रैटेजी हम टेलीविजन पर आके सबको लगता है कि ज्ञान के अपार भंडार है। अंजना जी, मैं ज्ञान का चीन के बारे में कोई जो पढ़ता हूं, जो आप बताती है, सवाल की तैयारी करता हूं, पार्टी में पूछता हूं, सरकार से पूछता हूं, आके बोलता हूं, मैं हम लोगों का कोई नहीं। लेकिन जब नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रहार करता है, प्रधानमंत्री को झूठा करार देता है, तो हम हो सकता है ना बोले, लेकिन मैं किसी और प्रवक्ता की जिम्मेवारी नहीं लूंगा, वो बोलेंगे। और ये बात आप उसको नहीं टोक सकती है कि वो, मैं जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि ये अगर संबित पात्रा होते, बाबा आपके भी बहुत सारे प्रवक्ता ऐसी बातें करते हैं जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। तो अंजना जी, इसका फैसला आप ही करेंगे। देश जीत चुका है, फौज जीत चुका है। अगर कोई सवाल उठाता है सियाचिन का मामला, मैं इस पर कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं आपकी बात सुन रहा था 2006 का समझौता। एक और विषय जिससे पहले मैं आपको फिर वापस लौटा दूंगा कि ये 1993 का समझौता, फौज कैसे जाना चाहिए, क्या समझाना, उसके बाद 2013 तक कई सारी संधियां हुई चीन के साथ, साल तक शांति बनी हुई थी, 1975 में था, उसके बाद हुआ। अब देश की सरकार तो जवाब देगी, जवाब दे रही है, और हर बार जब आपने सवाल उठाया पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग नहीं हो रही, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हो जाए, तो ये थोड़ा सा हम लोग जो ट्रूस है ना, इसमें ना कोई चुनाव होता है, ना कोई जीत होनी है, ना हार होनी है। सुप्रिया जी बोलेंगे, उनके कुछ लोग बात सुनने वाले होंगे, मैं कुछ बोलूंगा, मेरी बात सुनी, जीत हार तो टेलीविजन पर होगी नहीं। वो फौज जीत रही है और उसके साथ हम खड़े रहे। ठीक है, एक बार आशुतोष जी से मैं एक प्रतिक्रिया ले लूं, फिर सुप्रिया जी फौरन आऊंगी जवाब देने के लिए आपके पास। आशुतोष जी, ऐसे वक्त पर जब परिस्थितियां टकराव की हैं भारत और चीन के बीच, सेना वहां पर परिस्थितियों को संभाल रही है, ये जो रोजाना सामने सामने कांग्रेस और बीजेपी हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस बहुत आक्रामक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। सीधा हमला प्रधानमंत्री पर, उनके नाम को बदलकर अलग अलग तरीके से राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त पर इतिहास के उन पन्नों को खंगाल कर बीजेपी समझा रही है कि आपके पास वो नैतिक हायर मॉरल ग्राउंड जिसे कहते हैं स्थान ही नहीं है कि आप बीजेपी पर हमला करें। इसीलिए पुरानी बातें उखाड़ रही हैं। और जे सिंह साहब कह रहे थे कि हाँ, सियाचिन पर समर्पण के मोड में यूपीए सरकार थी, मैंने और एनएसए ने खुलकर विरोध किया, जिसकी वजह से ये रुका। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि दो तरीके की बातें होती है। एक तो ये होती है कि भाई इस वक्त चीन के साथ संकट है तो किसी को बोलना नहीं चाहिए। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कि 1962 में जब भारत और चीन के बीच में लड़ाई चल रही थी, और वो वाकई में लड़ाई चल रही थी, तो उस वक्त देश के जो बाद में प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरीके से नेहरू पर अटैक किया था, राम मनोहर लोहिया ने जिस तरीके से नेहरू पर अटैक किया था, वो, और उसकी वजह से बीच जब युद्ध चल रहा था तब संसद बुलानी पड़ी, तो संसद के अंदर नेहरू को खड़े होकर जवाब देना पड़ा था। वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस देश का और एक डेमोक्रेटिक मूड है इस देश का। आज की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है कि आज आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आज आप सरकार से अगर आप सवाल करेंगे तो आपके पूरे खानदान को निकाला जाएगा और उसके बाद गाली गलौज का एक दौर शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस वक्त जो स्थिति पैदा हो रही है, राजनीतिक स्तर पर जो लड़ाई है वो लड़ाई चलेगी। अगर आज कांग्रेस की जगह, अगर आप मोदी जी की जगह अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का होता, तो यही बीजेपी के लोग निश्चित तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते। पहली बार नहीं खड़ा किया, जब 26/11 हुआ था तब भी कटघरे में खड़ा किया गया था, और उसके बाद जब तमाम तरीके से जब डेप्सोंग का मामला आया था तब भी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया गया। अगर सरकारों को विपक्ष अगर कटघरे में नहीं खड़े करेंगी तो अपनी भूमिका निभाएंगे नहीं। सरकारों को इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, इस वक्त चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को झूठा करार देने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि बहस इस बात पे होनी चाहिए। चीन ने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई 6 जून को जो हमारा समझौता हुआ था, उस समझौते के तहत तो गलवान घाटी पर से भारत को पीछे हटना था। इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए, क्योंकि चीन जो है वो डिसेप्शन की राजनीति में, पीठ में छुरा घोंपने की राजनीति में बहुत आगे है, और इसी तरीके से उसने 1962 में भारत को धोखा दिया था और भारत की जमीन कब्जा की थी और भारत पर हमला किया था। मुझे लगता है कि सियाचिन का मसला हम 10 दिन बाद बैठ के तय कर लेंगे,
लेकिन आज भारत सरकार को मजबूती के साथ चीन के इस धोखे का और जो पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश आज उनके विदेश मंत्रालय और और जो रक्षा मंत्रालय ने की है, उसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। राजीव प्रताप रूडी जी, देखिए, पता नहीं आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक जब भी होता है ना, तो कभी कोई कांग्रेस की पक्ष रखता है, कभी बीजेपी की पक्ष रखता है। आशुतोष जी को जब से विश्लेषक बने हैं राजनीति से लौटने के बाद, ये कांग्रेस के पक्ष का ही एक विश्लेषण करते हैं और बीजेपी के खिलाफ का। तो मुझे लगता है कि ये शब्द हटा देना चाहिए, इनको भी पैनलिस्ट घोषित कर दीजिएगा। कहते सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, कहाँ कोई रोकता है? ऑल पार्टी मीटिंग होता है, पार्लियामेंट होता है, हम सब रोजा हम लोग अगर बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं तो आप सवाल पूछते हैं, हम सवाल का उत्तर देते हैं। आपके भी प्रश्नों का उत्तर सुनने वाले लोग होंगे, आपसे सहमत होंगे या असहमत होंगे। मेरे भी प्रश्नों के उत्तर सुनने वाले लोग होंगे, सहमत होंगे असहमत होंगे। तो इसमें लोकतंत्र में हम रोक कहाँ लग रहे हैं? पहले तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, एक दूरदर्शन हुआ करता था, आज तो सैकड़ों चैनल है, हर बहस हर लोगों तक जा रहा है। और ये जब आप देश के प्रधानमंत्री को झूठा करार देते हैं, भाई ये कहाँ हुआ है? देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है कि विपक्ष नहीं पूछ सकता है? रोज सवाल पूछे जाते हैं, आपके एक सवाल के जब उत्तर में हम लोग 100 जवाब देते हैं तो आप और बौखलाते हैं। तो फिर कांग्रेस से नहीं पूरा जो होता है वो आशुतोष जी ले लेते हैं। तो ये जो पैटर्न है ना आशुतोष, ये कुछ जमता नहीं है लोगों को कि आप बीजेपी देखिए भी हमारी सरकार है, हमारी ट्रैक देखिए, हम किसके बारे में बात करें? आप लोग घूम फिर करके देश के प्रधानमंत्री के पास आते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड पूछिए। जब उरी हुआ तो हम लोगों ने घुस करके वहां पर जवाब दिया, जब पुलवामा हुआ तो हम लोगों ने जवाब दिया। अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो हम तो एक्शन ले ही रहे हैं। आप नक्शा लेके बैठ रहे हैं। फौज के जो लोग अवकाश प्राप्त हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। फौज तो नहीं आती है कहने के लिए, फौज का तो स्पोक्स पर्सन देश के प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जीत गए हैं, हमारा 1 इंच जमीन नहीं गया, अच्छा आपको क्या कठिनाई है? मान लीजिए हम नहीं जानते हैं भाई, अगर वो हम लोग घुस के ही बैठ गए थे तो आपको क्यों परेशानी है? बैठे थे तो बैठे थे। अब आप लोग इसका बात का मान लीजिए हमारे फौज चले गए अंदर, तो ये परसेप्शन है। चीन का जो लाइन है, कोई बॉर्डर तो बना नहीं है, परसेप्शन है। अब आशुतोष जी को ये चिंता है कि जब चीन ये कह रहा है कि तुम मेरे क्षेत्र में घुस गए तो बड़ी अच्छी बात है, हम पहले से घुसे हैं। इसका मतलब जितने लोग थे अभी तक, जितनी आपकी चर्चा थी वो गलत है, क्योंकि आपने सबने कहा कि वो घुस गए थे। तो क्यों देश के लोगों को आप लोग मिलजुल के इस तरह से कर रहे हैं? कोई साफ साफ बता दीजिए। आप ना वहां फील्ड में, ना मैं वहां फील्ड में हूं, ना अंजना जी तो पढ़ाई कर करके आप तो इतना चीज बता देती है कि हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हम लोग को देखना पड़ता है सब उठा करके। तो हम लोग ज्ञानी नहीं है भाई, हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। जिस विषय में ज्ञान होगा उसमें आप मुझे सिविल एविएशन पर बात कीजिएगा तो मैं आपको 100 पॉइंट बताऊंगा, लेकिन मैं डिफेंस एक्सपर्ट थोड़ी ना हूं। आप लोग दिन भर कांग्रेस के प्रवक्ता आके ऐसे बातें कि पूरे भारत की राजनीति और चीन के राजनीति का इतिहास पढ़ा हुआ है, सब लोगों ने पीएचडी लिया हुआ है, और देश के प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं। ऐसे कह देश की फौज गलत बोल रही है, कैसे चलेगा देश? ऐसे थोड़ी ना चलता है आशुतोष जी। थोड़ा तो कभी कभी ये वाला कार्ड, कुछ तो देश का आशुतोष जी, ये वाला कार्ड, इसके बाद में फॉलो आशुतोष जी, ये वाला कार्ड कब तक खेलिएगा कि सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा था? आपको इसीलिए तो बुलाया है, आप खुलकर बात कह रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी, जो भी पार्टी आक्रामक है वो अपना रुख साफ कर रही है, और वही सवाल रोज 6 बजे 5 बजे हम लोग बहस कर रहे हैं। यही पुराना कार्ड आप रोते रहते हैं सर कि कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। पूछिए ना, आपके पास खुला मंच है, पूछिए। नहीं, मुझे तो इस बात को हैरानी होती है कि इस देश के अंदर जब आप सरकार से सवाल करते हो तो बहुत सारे पत्रकार खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं आप सरकार से सवाल क्यों खड़े? फिर शुरू हो गए सवाल क्यों करते? फिर आशुतोष जी शुरू हो गया। आप फिर बहुत से पत्रकार अगर आपने मुझे बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए, मुद्दे पे बोलिए। मीडिया पर आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया है सर। आप सवाल का जवाब दीजिए, बहस कीजिए ना सर चीन पे। कि आप सरकार का पक्ष ले रही हैं। हाँ, तो आप पत्रकारों पर तो आरोप लगाया नहीं कि आप सरकार का क्योंकि हमारे दर्शकों का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जी नहीं आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी, आप बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा मानने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ ना, आपको बुरा मानने के लिए बैठी हूँ, लेकिन सवाल का बात, और ना ही सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब। बात तो सुन लीजिए आप। राजीव प्रताप रूडी को बुरा नहीं लगता था जब 2014 के पहले मैं मनमोहन सिंह की आलोचना करता, तीखी हमारे चैनल पे आके ये बैठा करते थे उस वक्त। आज इनको तकलीफ होती है, आज बीजेपी के प्रवक्ताओं को तकलीफ होती है कि आप क्यों सरकार से सवाल पूछते हैं, और जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिस गाली गलौज इस्तेमाल करते हैं। मुझे मालूम है कि इनकी पूरी कोशिश है कि आशुतोष की जो क्रेडिबिलिटी है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए।
मुझे तो कभी नहीं लगा कि 2014 के पहले कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने इस तरीके से बातें की, लेकिन इनका हर प्रवक्ता आके आशुतोष को चलिए, discredit छोड़िए करने की सर, कोशिश ये करता है। बहस आशुतोष हकीकत पर ये है नहीं कि है। राजीव प्रताप रूडी अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं, प्लीज। और उनको तो मीडिया की मदद मिलती है, आशुतोष जी पर आज बहस मीडिया नहीं है उनके साथ सर। खड़ा होता है। नहीं, आप तो सर जब आम आदमी पार्टी की टोपी भी पहन रहे थे तब भी हम बार बार वो उस मुद्दे को तो नहीं उठाते हैं, तो ये गलत नहीं, कीचड़ उठाने की जरूरत नहीं है। अंजना जी, ये गलत कीचड़ उठाने की मुझे जरूरत इस बात नहीं पे है हैरानी सर। होती कि आप क्यों सरकार को डिफेंड कर रही हैं? कौन सा मुझे इस बात राजनीतिक पे हैरानी होती कि विश्लेषक आप सरकार को डिफेंड कर रही हैं। भाई, आप सरकार में सवाल पूछिए, कहाँ सवाल पर क्या पूछिए। कह रहा है, मैं सवाल उनसे पूछ रही हूँ, आप नहीं, थोड़ी नहीं, मुझे आप सवाल बताइए। नहीं पूछ रही लेकिन हैं। आप इतने अपने आप से मुझे व्यस्त कटघरे में रहते खड़ा हैं, करने का प्रयास करिए। आप कृपया अपने करके आप मुझे में कटघरे इतने में खड़ा घूमे करने रहते का हैं प्रयास सर मत कि करिए। 3 मिनट मैं अपने जानता हूं आशुतोष पर कौन बहस करते हैं। कौन प्लीज लोग सरकार वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं मुझे सर, आपके भाषण की जरूरत नहीं है। वापस टॉपिक पर आते हैं प्लीज सर। आशुतोष जी का क्या नहीं, नहीं, मैं अगर किसी आपको- पर गलत आपको- बयानी नहीं आपको कर रही हूँ, लगता है आप कि गलत मैं- दिशा में बहस को आप- लेकर। सुप्रिया जी वापस टॉपिक पर आते हैं। चीन को लेकर एक परिस्थिति इस वक्त जो है वो बहुत ही नाजुक बनी हुई है, क्योंकि आज भी हम सुबह से दिखा रहे हैं कि 3 मैप सामने आए हैं ना। 15 जून के बाद भी चीन पीछे हटने को तैयार है, वो लगातार बिल्डअप कर रहा है। ऐसे वक्त पर विपक्ष की क्या भूमिका हो सकती है सुप्रिया जी? इससे पहले कि मैं विपक्ष की भूमिका पर बात करूं, काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ क्रेडिबिलिटी और डिस्ट्रॉय करने पर, रीअफर्म करने पर। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूं अंजना जी, 3 मेरे सवाल हैं और मैं आशा करती हूं कि रूडी जी उसका जवाब देंगे। डिफेंस एक्सपर्ट होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, डिबेट पर जब हम आते हैं तो हम सब लोग थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं। पहला सवाल ये है कि हम पहले पेट्रोलिंग फिंगर 8 तक करते थे, अब हम फिंगर 4 तक ही पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं, फिंगर 8 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्टेटस को बदला है। पैंगोंग लेक में चाइनीज घुसे हैं, हॉट स्प्रिंग में चाइनीज घुसे हैं। ये बात विदेश मंत्रालय ने कल शाम तक कही है कि स्टेटस को एंटी के बारे में वार्ता चल रही है, वही कोर कमांडर टॉक्स हो रही है। स्टेटस को बदला है, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। तो ये तो मानिए कि स्टेटस को बदला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट देने के बाद ये माना अगले दिन अमेंडम करके कि हाँ स्टेटस को बदला है, स्टेटस को एंटी की बात करी जा रही है। तो पेट्रोलिंग क्यों रोकी गई? क्योंकि 4 से 8 के बीच में चीन घुसा हुआ है। सबसे पहले तो स्टेटस को बदला है कि नहीं, उसका सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग सियाचिन की बात करते हैं, आज आपको बात करनी चाहिए तापीर गांव, जो आप ही के एमपी अरुणाचल से, उन्होंने लिखित बयान में और बोलने के बाद यह कहा है कि 50 से 60 किलोमीटर जमीन चीन ने अरुणाचल में कब्जा कर ली है। उसके बारे में सरकार की ओर से, किसी की ओर से कोई वक्तव्य नहीं आता। यह बहुत परेशानी की और चिंताजनक बात है कि किस तरह से चीन अग्रेसिव हो रहा है, पहले लद्दाख में और साथ ही साथ अरुणाचल में क्या कर रहा है उसके बारे में मुगालते में हैं लोग। और तीसरी सबसे जरूरी बात तो आज हमें करनी चाहिए नेपाल के बारे में। क्या रहा है नेपाल हमारे साथ? हमारा मैप बदला, हमारे प्रदेशों को अपने उसमें अपने मैप में बदल दिया, और अब हमारे ही देश में घुसकर हेलीपैड बनाया, अपने टेंट बनाए, और कोई बयान नहीं आता है सरकार का। हम सियाचिन की बात करेंगे जब चीन हमारे घर में घुसकर बैठा है, और नेपाल अपने आप राजीव जी जवाब दीजिए। चीन के इशारों पे आंखें दिखा रहा है। राजीव जी 3 पॉइंटेड सवाल है, उनके जवाब दीजिए। क्यों नहीं बात कर रहे हैं आज? 3 पॉइंटेड सवाल है, तीनों के जवाब दीजिए। हाँ, एक तो 3 पॉइंटेड सवाल हैं और ये बड़ा बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये देखिए, ये जब नेपाल से शुरू करते हैं तो नेपाल चीन के प्रभाव में है और हम सब जानते हैं। तो क्या ये तैयार है सुप्रिया जी, देश में आप अनाउंसमेंट करें कि आप देश में आपकी सरकार होती तो आप नेपाल के साथ जो भी उन्होंने कदम उठाया, जो भी हमारा संबंध है। तो एक सवाल मेरा भी इसके सवाल के साथ है कि क्या कर रहा है हम लोग नेपाल के साथ। आप बताइए कि आप, एक मिनट सुन लीजिए ना एक तक। तो नेपाल के साथ आप हथियार के साथ युद्ध करके उसको ठीक करते क्या? ये मेरा सवाल है। और आने वाला, ये आप सोच के कहिएगा क्योंकि आप प्रवक्ता हैं, और ये सवाल का उत्तर इनसे ले लीजिएगा कि मान लीजिए हम लोग कमजोर है तो नेपाल के साथ हमें क्या करना चाहिए। और चीन के साथ जो ये बात कर रहे हैं, चीन के बारे में इन्होंने कहा कि स्टेटस को एंटी, अब और इन्होंने कहा कि रूडी जी पढ़ के नहीं, हम तो कहाँ कहते मैं पढ़ के आता हूं साहब, आप तो आधा ज्ञान तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया अंजना जी, हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पूछिएगा क्यों? इसलिए कि आशुतोष जी और सुप्रिया जी जैसे लोग अगर आते रहेंगे तो चीन के स्पोक्स पर्सन की जरूरत भारत में नहीं है। ये लोग स्पोक्स पर्सन बन गए चीन का कि फौज कहां छूट गई, फौज
हम तो गए हैं रूडी सर, प्योंगयांग, आप भी गई होंगी, पता नहीं, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। ये आरोप बेबुनियाद है रूडी साहब, ये आरोप बेबुनियाद है, ये आरोप तो बेबुनियाद है, ये आरोप बेबुनियाद है। यही जो आप आरोप लगा रहे कि ये लोग चीन के प्रवक्ता हैं। सवाल पूछने वाला चीन पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं बनता है रूडी साहब, सवाल पूछने वाला चीन का। अच्छा तो चलिए मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए तो अब इन लोगों को अच्छा चलिए हम विड्रॉ कर लेते हैं, चलिए हम विड्रॉ, सुनिए ना, आप विड्रॉ कर लेते हैं अंजना जी की ये चीन के प्रवक्ता हैं। आशुतोष जी आ रहे हैं, वो खुद ही विड्रॉ कर। मैं तो सुनिए ना, अच्छा मैंने अपनी बात रख दी, अब देश के लोग तय करेंगे कि मैं सही था कि गलत था। मैंने अपना बात विड्रॉ कर लिया, तो देश में मैंने ये नहीं कहना है कि आपको चीन की तरफ से क्या हो रहा है, इनको सब बातें पता है। फिंगर 4 कहां है, फिंगर 8 कहां है, हम तो भाई फौजी है नहीं, हम तो वहां पेट्रोलिंग कर नहीं रहे हैं। देश की सरकार ने बताया कि 1 इंच नहीं गया, लेकिन कह रहे हैं इनको फिंगर 4 फिंगर 8 फलाने नक्शा में। जल्दी से एक आशुतोष जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कि उनको जानकारी ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा और थॉरो होमवर्क करने की जरूरत है प्रवक्ताओं को, और कहां पर चीन पर चुकी है सरकार? आशुतोष जी। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपसे कहा कि अभी आज बुधवार के दिन डिफेंस मिनिस्ट्री चाइना, फॉरेन मिनिस्ट्री चाइना, उसने बाकायदा दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को झूठा साबित करने का प्रयास किया है। एक देशभक्त होने के नाते हमारा भी खून खौलता है कि चीन की इतनी हिम्मत और हैसियत कैसे बढ़ गई है, ये सवाल है। दूसरी बात, आप ये लगातार ये सवाल पूछा गया कि गैलवान घाटी पर भारत की संप्रभुता है या संप्रभुता नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता एक हफ्ते तक इस पर जवाब देते नहीं रहे। देश के विदेश मंत्री 17 तारीख को प्रेस रिलीज जारी होती है, उस प्रेस रिलीज में कहते हैं कि गलवान घाटी के इस तरफ जो है चीन की सेना आई, उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। यह बात है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं भारी संख्या में चीनी हमारे जमीन के अंदर घुस आए हैं। सबको मालूम है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जहां भारत पेट्रोलिंग करता था, वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस देश के अंदर कोई घुसाई नहीं है। तो राजीव प्रताप रूडी जी, पहले होमवर्क करके आया करिए। और आपको मालूम है ठीक है रूडी साहब, 10 सेकंड आप मांग रहे थे, सिर्फ 10 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से जवाब। 10 सेकंड। रूडी जी जल्दी से 10 सेकंड। नहीं, मैं सिर्फ यही नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इनकी बातें हैं, जिस ऑथेंटिसिटी में मैं इनके स्रोतों के बारे में नहीं जानता हूं। इनका स्रोत क्या है? मेरे लिए तो स्रोत देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लोग और देश की फौज है। ये निरंतर ये आप प्रहार देश की सरकार पर नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर नहीं कर रहे हैं, आप लोग देश के फौज के मनोबल को तोड़ने के लिए ऐसे शब्दों का प्रहार कर रहे हैं। एलएसी पर चीन की साजिशें लगातार बेनकाब हो रही हैं, जिसमें एक बार फिर वो दौलत बेग ओल्डी के आसपास अपने पूरे बिल्डअप को बढ़ाता दिख रहा है। भारत की तरफ से पेट्रोलिंग में भी तमाम मुश्किलें आ रही हैं। इन सब को लेकर आप चर्चा देख रहे थे, और साथ ही सियाचिन पर जो आरोप 2006 की डील पर लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए की तत्कालीन सरकार पर, उसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।